हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं और ये टॉपिक है बेसिक ग्रामर का। जो लोग इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। तो यदि आप एक सेंटेंस फ्रेम करने वाले हैं तो सेंटेंस को फ्रेम करने पर आपको सारे वर्ड का ना पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ता है, क्योंकि एक सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें वर्ड का एक अरेंजमेंट होता है सेंटेंस। और वर्ड को कैसे अरेंज करेंगे, तो वर्ड को अरेंज करने से पहले वर्ड को पहचानने के लिए भी आनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। यदि स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फर्दर ऑब्जेक्ट कई सारे आते हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसमें और भी बहुत कुछ आता है, जैसे हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक सेंटेंस का मेन क्लासिफिकेशन होता है। प्रेडिकेट का कई सारा पार्ट होता है, तो उन सब चीज़ों में वर्ड को ना आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में टोटल कितने हैं। तो आज का वीडियो का जो पहला स्लाइड है, उस पहले स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इंग्लिश के कोई भी वर्ड को उठा लीजिए, इसी 8 में से किसी एक का अंग होना चाहिए। इंग्लिश का ऐसा कोई भी वर्ड जिसे आप उठा लेते हैं कहीं, किसी भी सेंटेंस से कहीं से भी उठा लीजिए, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अंग होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर का हो। ठीक है, तो सारे इंग्लिश के वर्ड को कैटेगराइज किया जाता है 8 पार्ट्स में, उसी को पढ़ने वाले हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने यहाँ पर लिखा है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। मैं आपको इस वीडियो में क्या प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ या कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो इसमें जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, आप उसको पहचानते कैसे? तो सबसे बड़ी बात है पहचानना। तो नाउन क्या होता है? किसी भी प्रकार का नाम है तो आप उसे नाउन कहते हैं। किसी नाम के बदले आपने कोई वर्ड यूज़ किया तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जिस वर्ड से कोई काम होने का पता चलता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। यदि कोई नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हो तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब जो है वो कई चीज़ों की विशेषता बताता है। एडवर्ब सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताता है एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब अपनी भी विशेषता बताने के लिए यूज़ होता है। दो शब्दों का संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और दो शब्दों या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। और हमारा जो लास्ट में है इंटरजेक्शंस, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं उसका प्रयोग करके सेंटेंस को एक अलग मीनिंग देते हैं। तो जहाँ पे इंटरजेक्शंस होता है उसके अलावा और अलग अलग टाइप के वर्ड होते हैं, उसी वर्ड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में कि कैसे आप लोगों को इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहाँ पे आप शब्दों को जो ना ठीक से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने एक लाइन लिया है, और एक छोटा सा लाइन से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है, द रैबिट इज़ एन एनिमल दैट इज़ नोन टू मूव क्विकली while a tortoise is one to move slowly। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करते हैं। मैंने क्या बोला, आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं, आप इंग्लिश के किसी भी शब्द को ले लीजिए,
तो किसी न किसी का अंग होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे वर्ड आता है द। तो THE, इस द को हम लोग क्या किस तरह से POS में क्लासीफाई करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल। आर्टिकल में आता है AND, और इस आर्टिकल को ही हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो द क्या है, AND, ये तीनों शब्द के बारे में जान लीजिए। जितनी बार ये रिपीट होगा ए, जितनी बार रिपीट होगा एन, जितनी बार रिपीट होगा द, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैबिट। तो रैबिट क्या है, POS, इसकी पहचान क्या है, नाउन है, क्योंकि यह एक नेम है। किसी भी वस्तु का नाम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं, और उसे नाउन के अंदर रखा जाता है। वैसे ही है आपका इज। तो इज क्या है, इज है क्या, इज है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। इज जो है वर्ब के जैसा यूज किया गया है यहाँ पे। उसके बाद है एन। तो एन क्या है, वो भी मैंने अभी आपको बताया। AND क्या है, एडजेक्टिव है। यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल भी क्या है, तो इस जगह पे देखिए लास्ट में मैंने लिखा है एनिमल भी क्या है, नाउन है। क्यों, इसे भी तो नेमिंग वर्ड कहते हैं, एनिमल। उसके बाद है दैट, THAT, दैट। यहाँ पे दैट का कभी कभी यूज ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। कभी कभी दैट को हम लोग जो है कंजंक्शन के जैसा यूज करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए। कभी कभी हम लोग इसे प्रोनाउन के जैसा यूज करते हैं। तो इस जगह पे दैट की बात करो तो दैट इज, दैट एक प्रोनाउन है जो कि पूरे के पूरे यहां से लेके यहां तक के भाग के बारे में बोल रहा है। ये दैट इस पूरे पोर्शन के लिए यूज हुआ है। द रैबिट इज एन एनिमल। दिस एनिमल इज नोन एज फॉर इट्स क्विक मूव। तो देख सकते हैं यहाँ पे दैट जो है एक प्रोनाउन के जैसा यूज हुआ है। अगेन इज आया है, तो इज क्या है, वर्ब है। उसके बाद क्या है, नो, जाना जाता है, ये भी है वर्ब। उसके बाद है टू, ये है प्रीपोजिशन। उसके बाद है मूव, ये भी है वर्ब। उसके बाद है क्विकली, ये है एडवर्ब। ये है वाइल, जिसे कंजंक्शन। ये है ए, जिसे कि हम लोग कहते हैं आर्टिकल, और ये आता है एडजेक्टिव के अंदर। टॉर्टोइज, ये भी नाम है, ये नाउन के कैटेगरीज में आता है। उसके बाद है ईज, वर्ब है। वन, ये भी नाउन है। टू, प्रीपोजिशन है। मूव, वर्ब है। स्लोली, ये आपका एडवर्ब है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप बच्चे को गाइड करते हैं या बच्चे लोग जब स्टडी करते हैं तो उन लोगों को ना ईच सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। आज के बाद जब भी आप इंग्लिश प्रैक्टिस करें तो इन बातों को ध्यान रखें जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आप ज़रूर से ज़रूर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करें, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईच वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो फिक्स नहीं होता है। कभी कभी आप देखेंगे नाउन जो है वो एडजेक्टिव के जैसा यूज होता है। नाउन जो है कभी कभी एडजेक्टिव के जैसा यूज होता है। जो वर्ब है वो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के जैसा यूज होता है, कभी मेन वर्ब के जैसा यूज होता है। तो जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं ना, इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, उसको जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासीफाई करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासीफाई करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कहाँ पे यूज़ किया गया है।
सेंटेंस में उसके यूज़ पे डिपेंड करता है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर, तो नाउन है और ये कॉमन नाउन है, सभी डॉक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ऑल डॉक्टर्स। लेकिन यदि मैं बोलूँ इस तरह से कि ही इज़ ए डॉक्टर, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ही की विशेषता बताने के लिए डॉक्टर का यूज़ हुआ है। तो डॉक्टर तो खुद विशेषता है, लेकिन यदि हम इस आर्टिकल को देखें, ध्यान से देखें, तो ये आर्टिकल इस नाउन की विशेषता के लिए आया है। तो इस तरह से कभी कभी सेंटेंस में आपको ध्यान लगाना होगा कि एडजेक्टिव और नाउन जो है वो एक जैसा यूज होता है। इसे ध्यान में रखते हुए जब आप इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको वर्ड समझने में काफ़ी आसानी होगी, सेंटेंस को एनालाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। बहुत लोगों को मैंने देखा है रीडिंग करते समय ना वो मॉड्यूलेशन नहीं करते। ये मॉड्यूलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मैं इस सेंटेंस को यदि पढ़ना स्टार्ट करूँ तो आपको क्या लगता है इस सेंटेंस को पढ़ते समय कहाँ कहाँ पे ब्रेक होनी चाहिए? जैसे कि देखिए, एक ब्रेक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर ब्रेक यहाँ पे होनी चाहिए। इन द इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ब्रेक होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को रीडिंग करते समय सेंटेंस में मॉड्यूलेशन होता है, उस मॉड्यूलेशन को यदि ध्यान में रखा जाए तो आप हमेशा बच्चों को सिखाइए कि सब्जेक्ट के बाद जो है ना हेल्पिंग वर्ब को साथ में रख के उच्चारण किया जाता है, जिससे सेंटेंस सामने वाले को सही तरीके से समझ में आता है। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जो है कह सकते हैं। उसी तरह से इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अभी मैं बात करूं सेकंड वाले सेंटेंस को, तो मुझे कहां पे ब्रेक देनी चाहिए? इट मीन्स ऑल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश पे मुझे देना चाहिए। मस्ट बी कैटेगराइज्ड देना चाहिए इन दिस 8 पार्ट्स। तो अब इसको पढ़िए कैसा लगेगा। इट मीन्स ऑल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। अब ऑल को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा एम्फेसाइज करके अलग कर सकते हैं। इट मीन्स ऑल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश मस्ट बी कैटेगराइज्ड इन दिस 8 पार्ट्स। तो इस तरह से जब आप रीडिंग करते हैं, जहाँ पे कुछ शब्दों को एक साथ में जब रखते हैं ना, तो उसकी रीडिंग का स्टाइल बदल जाता है। ये चीज़ तब हो पाएगा जब बच्चे लोग जो है ना, या जो लोग अच्छे से रीडिंग करना सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़िए। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए अलग से हर पार्ट का एक एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, थैंक यू। जिन लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।